स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको काफी लोग मोस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, काफी नाम है इसके आपके पास में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो ये क्या है आपके पास, सबसे पहले उसको स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास में जो सबसे पहली कंडीशन है, जो बॉडी होगी वो आपके पास में डिफॉर्मेबल होगी। डिफॉर्मेबल का मतलब क्या है आपके पास में कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो अपने साइज में चेंज करे, वो कहीं भी मूव ना करे। एज एग्जांपल के रूप में अगर अपन समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास में एक बॉडी है, मैं दो एग्जांपल साइड बॉडी लेके चल रहा हूं आपके पास में। एक बॉडी के ऊपर तो आपने इस तरीके से फोर्स लगाया कोई भी 5 न्यूटन का, सेकंड बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया बोथ साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड आपने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। अगर इस केस में मैं बात करता हूं फर्स्ट केस के अंदर, तो ये बॉडी आपके पास में मूव करेगी, यानी इस कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी आपके पास में, मूवेबल। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो ये बॉडी आपके पास में मूव नहीं करेगी, ये बॉडी आपके पास में अपने साइज को चेंज करेगी, दैट इज लाइक दिस। ये इस तरीके से अपने बॉडी के शेप को चेंज कर लेगी। तो यहां पे आपके पास में बॉडी मूव नहीं कर रही है, ये बॉडी डिफॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल। तो यानी सॉम पढ़ने की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आप कभी भी सॉम की जब स्टडी करोगे तो यहां पे आपको नेट फोर्स हमेशा क्या मानना है, 0 मानना है, ठीक है। अब किसी भी चीज को मूव कराने के लिए दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है, दो चीजें जिम्मेदार होती हैं। एक तो आप उसके ऊपर कोई भी बल लगाओ, मैंने कोई भी बल लगाया इस चीज के ऊपर, अगर मैं इस बोर्ड को धक्का देता हूं तो ये इस तरफ जाएगा आपके पास में, या फिर आप किसी भी चीज के ऊपर मोमेंट लगाओ। मोमेंट का मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी है, मैं इस तरीके से इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा रहा हूं जिसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, घूमने वाला रोटेशनल कंपोनेंट, दैट इज मोमेंट। तो यहां पे आपके पास में दोनों कंडीशन 0 होनी चाहिए, यानी नेट फोर्स और नेट मोमेंट दोनों क्या होने चाहिए आपके पास में, 0। नेट फोर्स 0 कैसे आपके पास में कि भाई आपने इस तरफ भी 5 न्यूटन लगाया, इस तरफ भी 5 न्यूटन लगाया, तो रिजल्टेंट क्या निकला आपके पास में, 5 - 5, दैट इज 0, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में क्या है कि सॉम जो है वो एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बलों का प्रभाव देखना है, लेकिन कौन सी बॉडी के ऊपर, डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर। अगर यहां पे ये मूवेबल बॉडी कर दिया जाए तो ये जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी आपके पास में मैकेनिक्स की, ठीक है। तो यानी मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी किस चीज की करते हैं, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा फर्स्ट ईयर में चलता है उसके अंदर हम स्टडी किस चीज की करते हैं, वो होती है आपके पास में मूवेबल, यानी वो चीज मूव करेगी आगे की तरफ। लेकिन अगर बात की जाए सॉम के अंदर तो यहाँ पे जो बॉडी होगी वो कैसी होगी आपके पास में, डिफॉर्मेबल, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि आपको स्टडी करनी है डिफॉर्मेबल बॉडीज की। डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी करनी है किस कंडीशन में, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी लगा रहे हो। सॉम के अंदर ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि नेट फोर्स और नेट मोमेंट ये हमेशा क्या रहेगा आपके पास में, 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो लोडिंग आपके पास में आप किस किस तरीके से कर सकते हो। पहले एक चीज देख लेते हैं कि आप जो आपने ये देखा कि एक्सटर्नल फोर्स तो हमें लगाना है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को हम किस किस कंडीशन पे लगा सकते हैं, यानी किस किस तरीके से लगा सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर अपन बात करें टाइप ऑफ लोडिंग की, यानी लोडिंग किस किस तरीके से लगाई जा सकती है, तो देखो लोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी लोड लगाना है। एज एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ये मान लो मटेरियल है, मैं इसको अगर खींचता हूं, खींचने का मतलब क्या है कि आगे धक्का दे रहा हूं, इसमें खींच रहा हूं मैं इसको, तो दैट इज टेंसाइल। अगर मैं इसको दबाता हूं तो दैट इज कंप्रेसिव, ठीक है। इस तरीके से हमें लोड लगाना है। तो लोडिंग किस किस तरीके से हो सकती है वो देखते हैं आपके पास में। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास में कि लोडिंग जो है वो मे भी हो सकता है टेंसाइल हो, ठीक है, टेंसाइल लोडिंग, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, तनाव बल, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में किसी भी बॉडी के ऊपर हो सकता है आपने जो लोड लगाया है वो इस तरीके से लगाया है, दैट इज मान लो लोड अपन ने कितना भी लगाया, मैंने एग्जांपल के रूप में ले लिया P, ठीक है, P न्यूटन का आपने लोड लगाया। तो अगर आप इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे हो दैट इज टेंसाइल। अगर मैं बात करूं आपके पास में सेकंड केस के अंदर, हो सकता है आप खींचने की बजाय बॉडी को आप दबा रहे हो, दैट इज कंप्रेसिव लोड, ठीक है। कंप्रेसिव लोड का मतलब क्या है कि आपको जो बॉडी है उसको दबाना है, ठीक है। यानी दबाने के केस में अगर अपन बात करें, यानी अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इस तरीके से लगा रहे हो, दैट इज P, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को दबाते हो तो उस टाइप की लोडिंग को आप क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव लोडिंग, ठीक है। एक चीज में इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहां पे जो टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडिंग दोनों के अंदर जो आपने लोड लगाया है वो आपके फेस के परपेंडिकुलर है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपके पास में एक बॉडी है
अगर आप इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो टेंसाइल फोर्स किस तरीके से लगाया आपने, बाहर की तरफ। तो इस वाले फेस के जो ये वाला जो फेस है इसके रेस्पेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर नहीं लंबवत। अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो तो कंप्रेसिव के अंदर भी आपने फोर्स कैसा लगाया है, परपेंडिकुलर नहीं लंबवत, यानी इस वाले फेस के अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि फेस के नॉर्मल तो चलो हो गया टेंसाइल और कंप्रेसिव, लेकिन अगर आपके पास में फेस के टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखा के रूप में अगर फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स को बोलते हैं शियर फोर्स या शियर लोडिंग। जैसे एग्जांपल ग्रुप है, टेंसाइल किस तरीके से लगा रहे थे अपन, इस तरीके से, मतलब बाहर की तरफ खींच रहे थे, इस डायरेक्शन में अपन बाहर की तरफ खींच रहे थे। कंप्रेसिव किस तरीके से लगा रहे थे, अंदर की तरफ दबा रहे थे। लेकिन अगर शियरिंग की बात की जाए तो ये एक बॉडी है आपके पास में, मान लिया मैंने इसको नीचे से फिक्स कर दिया, अब इसका इस वाले फेस के ऊपर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं स्पर्श रेखा के रूप में। ध्यान रखना, टेंसाइल और कंप्रेसिव हमेशा कैसे थे, परपेंडिकुलर, लेकिन अब फोर्स कैसे आपके पास में, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो टेंजेंशियल फोर्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं आपके पास में, शियर फोर्स। तो मैंने एक सिंपल सा बॉडी ले ली कि ये आपके पास में एक बॉडी है, इसको मैंने नीचे से मान लो फिक्स कर दिया, वही वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि नीचे से मैंने इसको क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। यहां पे आपके पास में जो ये बॉडी है, यहां पे अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं आपके पास में, तो अब ये बॉडी किस तरीके से मूव हो जाएगी आपके पास में, इस तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप के एक्शन की वजह से जो फोर्स होता है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं आपके पास में, शियर फोर्स। चौथी कंडीशन आती है कि बेंडिंग फोर्स भी हो सकता है, आप किसी चीज को बेंड कर रहे हो मान लो, ठीक है, बेंडिंग की कंडीशन भी आ सकती है। बेंडिंग का मतलब क्या आपके पास में कि आप किसी भी बॉडी को बेंड करना चाहते हो यानी मोड़ना चाहते हो, तो मोड़ने की कंडीशन के अंदर मान लो एक बॉडी है आपके पास में, इस बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया इधर, एक फोर्स लगाया इधर और एक फोर्स लगाया इधर, तो इन सारे फोर्सेस की वजह से ये जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास में, बेंड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग। तो ये जो बेंडिंग वाला टॉपिक है ये अपन पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स या बेंडिंग स्ट्रेस सेपरेट टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास में फोर्स कौन कौन से भी, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर और एक कौन सा आपके पास में, बेंडिंग। एक पांचवा और आता है आपके पास में, दैट इज टॉर्जन, जो कि आपका सेपरेट टॉपिक है, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। टॉर्जन का मतलब क्या है कि आपके पास में एक शाफ्ट के ऊपर आप टॉर्क लगा रहे हो, दिस टाइप, यानी एक शाफ्ट के ऊपर मैं इस तरीके से उसको ऐंठ रहा हूं। ऐंठने की जो कंडीशन है वो ऐंठने की कंडीशन किसमें बनेगी आपके पास में, टॉर्जन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में जो फोर्स लगते हैं, 5 टाइप से लोडिंग होती है। पहली कौन सी आपके पास में, टेंसाइल लोडिंग। टेंसाइल लोड का मतलब क्या, आप उस चीज को खींच रहे हो। सेकंड है आपके पास में कंप्रेसिव लोडिंग। कंप्रेसिव लोडिंग का मतलब क्या है कि आप उसको दबा रहे हो। दोनों ही कंडीशन में जो फोर्स लगेंगे वो नॉर्मल टू द फेस, यानी जो फेस है उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाएंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो है शियर की। शियर का मतलब क्या है कि आपने एक फेस तो पकड़ा हुआ है, एक फेस आपने फिक्स किया हुआ है, दूसरे फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो स्पर्श रेखा के रूप में, दैट इज योर शियर फोर्स। बेंडिंग का मतलब क्या है, मोड़ना। अब देसी भाषा में बात करें, मोड़ना किसको बोलते हैं, जैसे भाई हाँ भाई इसको हम पकड़ के ऐसे मोड़ दे, तो दो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, मोड़ने की कंडीशन यही है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, बेंडिंग। और टॉर्जन का मतलब क्या है कि भाई इस तरीके से मैंने फिक्स कर रखा है, कोई भी शाफ्ट है उसको मैं ऐसे ऐंठ रहा हूं, तो इस ऐंठन की कंडीशन में कौन सा हो जाएगा आपके पास में, टॉर्जन, ठीक है। तो इन 5 कंडीशंस के हिसाब से अपन फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। अब इन फोर्स के ऊपर यानी लोड आप किस तरीके से लगा रहे हो, इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी सॉम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वो सब डिफाइन होते हैं कि टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो क्या कंडीशन है, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो क्या कंडीशन है। तो इन सब कंडीशंस के ऊपर कि भाई टेंसाइल लोडिंग के अंदर स्ट्रेस जो कि उसको अपन क्या बोल देंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेन जो कि उसको क्या बोल देंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव के अंदर जो स्ट्रेस होगी उसको क्या बोल देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेन होगी उसको क्या बोल देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। एज इट इज सेम कंडीशन शियर और बेंडिंग और टॉर्जन के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब सोम के अंदर बेसिक डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि आपको एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करनी है सोम के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आपको देखने हैं ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। तो पहली कंडीशन तो क्या थी, नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्या होना चाहिए आपके पास में, बिल्कुल जीरो होना चाहिए, कि नेट फोर्स और नेट मोमेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। नाउ अब देखो,
जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, मान लो एग्जांपल के रूप में मैं इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहा हूं, तो हर एक बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस फोर्स का यानी उस बल का, बाहरी बल जो मैंने लगाया उसका रेजिस्टेंस करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। अब रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है कि वो उसके जस्ट अपोजिट में एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट करेंगे, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्या काम करेगा कि भाई वो बॉडी को डिफॉर्म होने से रोकेगा। ठीक है, जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो अपने पास में ये दो मॉलिक्यूल्स हैं किसी बॉडी के, तो ये इस तरीके से अगर इनके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी अपोजिट फोर्स लगाएंगे कि बोला भाई मुझे दूर नहीं जाना। ठीक है, तो इस फोर्स को अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि बॉडी के अंदर होता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ये इंटरनली जनरेट हुआ है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। तो अगर अपन बात करें आपके पास में कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया दोनों डायरेक्शन में, ध्यान रखना नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो मैं दोनों साइड में सेम लेके चल रहा हूं, मान लो इस तरह भी मैंने पी लगाया और इस तरह भी मैंने क्या लगाया, पी लोड लगाया। अब इस पी लोड की वजह से ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। भाई आप खींच रहे हो इस चीज को, तो खींच रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि उसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो उसका डायमीटर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको खींचता हूं तो क्या होगा, लेंथ, रबड़ को अपन खींचते हैं तो रबड़ क्या होता है आपके पास में, लेंथ इंक्रीज होती है और बीच में से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन, बीच में से पतला हो रहा है, लंबाई इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे आपके पास में जो लोडिंग है वो कौन सी है, टेंसाइल। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये जो बॉडी है आपके पास में, ये डिफॉर्म हो रही है, इस डिफॉर्म होने का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी करेगी, यानी इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा जो इसको वापस, मतलब इसको डिफॉर्म होने से क्या करेगा, रोकेगा। डिफॉर्म का मतलब क्या है, ये इंक्रीज, जो अपनी साइज में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वेरिएशन जो ले आ रही है वो डिफॉर्मेशन है। तो इस डिफॉर्मेशन को जो विरोध करता है दैट इज पी डैश, और पी डैश आपके पास में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। अगर आपके पास में कहा जाए, कि आपको एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया अगर बात की जाए, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर। बट अगर आपके पास में बात की जाए इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज पी डैश पर यूनिट एरिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ठीक है, जिसको आप कैसे डिनोट करते हो, सिग्मा से। ये बहुत अच्छी कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स के अंदर अगर एरिया का डिवाइड किया, दोनों है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहां पे ये एक्सटर्नल फोर्स है, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो क्या आपके पास में, स्ट्रेस। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं कि किसी वैल्यू की अगर इंटरनल, किसी मटेरियल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी ज्यादा स्ट्रेस वाले जो मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होता है, और वो उतना ही कम, जिसका रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगा वो उतना ही कम क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ठीक है, डिफॉर्म का मतलब है कि इसने अपने साइज को कितना इंक्रीज किया है, ये डिफॉर्मेशन होता है के पास में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज योर स्ट्रेस। तो यहां पे स्ट्रेस की एक सिंपल सी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके पास में कि P डैश अपॉन में A, दैट इज योर स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशर जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन जो आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस जो है आपके पास में, ये टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज हिंदी में बोले तो प्रदिश बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, स्ट्रेस जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी आपके पास में, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस। प्रेशर जो है आपके पास में स्केलर है, स्ट्रेस जो है आपके पास में वो टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं कि अलग अलग कंडीशंस पे किस किस तरीके से हमारे स्ट्रेस को डिवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी सिग्मा, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं आपके पास में, प्रतिबल। ठीक है, बल का प्रति कर रहा है मतलब अपोजिट कर रहा है तो प्रतिबल। तो ये क्या है आपके पास में, स्ट्रेस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट
एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है और पर यूनिट एरिया में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेस। अब इसके अगर यूनिट के बारे में बात की जाए, मात्रक के बारे में अगर बात की जाए, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस के अंदर बात की जाए तो लोड है आपके पास में, फोर्स ही तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास में, न्यूटन, एंड एरिया इज योर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपके पास में इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट जो है इसकी वो है आपके पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं अदर यूनिट्स के अंदर बात करूं जिसके अंदर आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसके मिलेंगे, अदर यूनिट के अंदर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो काम में आती है दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी मीटर को आपने कन्वर्ट किया है mm के अंदर, या फिर आप एक कंडीशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप एक चीज जो ध्यान रखो पास्कल और बोलते हैं। अगर मैं यहां पे कन्वर्ट करता हूं इसको तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में मेगा पास्कल, ठीक है, या फिर 10 की पावर 6 पास्कल, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ऐसा यूनिट क्या है इसके पास में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। सेकंड अगर बात की जाए अदर यूनिट्स के अंदर तो न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10 की पावर 6 पास्कल। जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आएगी वो कौन सी यूनिट आएगी पास में, न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, ठीक है। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर बात की जाए तो न्यूटन आपके पास में क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला अगर बात की जाए विमा सूत्र, ठीक है, जिसको अपन सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं आपके पास में, विमा सूत्र। तो डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर बात की जाए तो न्यूटन क्या होता है आपके पास में, m1 L1 T-2 और डिवाइडेड बाय लेंथ, मीटर क्या लंबाई तो है आपके पास में, डिवाइडेड बाय क्या चला आपके पास में, L2। तो यहां पे इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, m1 L-1 T-2, ठीक है। यहां पे क्या निकल के आएगा, m1 L-1 T-2, क्योंकि L2 है आपके पास में, एक पावर कट जाएगी और एक माइनस में बच जाएगी जो ऊपर आगे किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो m1 L-1 T-2 ये हो गया आपके पास में क्या है इसका विमा सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे अपने बेसिक बात की कि स्ट्रेस क्या है आपके पास में, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, और डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात की है। और वही सेम चीज कि आप जिस तरीके से किसी भी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हो उसी के टर्म में या उसी के नाम के हिसाब से हमारी जो स्ट्रेस होगी वो डिफाइन होगी कि स्ट्रेस हमारे पास में किस तरीके से। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो स्ट्रेस को अगर अपन डिफाइन करते हैं आपके पास में या डिफरेंशिएट करते हैं, अंतर देखते हैं इसके अंदर कितने प्रकार होते हैं। तो स्ट्रेस को अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो टाइप ऑफ स्ट्रेस के अंदर मेनली हमारे पास में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है आपके पास में नॉर्मल, स्ट्रेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो एक कंडीशन तो आती है आपके पास में क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, और सेकंड कंडीशन जो आती है वो आती है आपके पास में शियर स्ट्रेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ लोडिंग बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग है। तो देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी कोई बॉडी टेंसाइल और कंप्रेसिव में होती है तो जो आप फोर्स जो लगा रहे थे, बल जो लगा रहे थे वो फेस के नॉर्मल था, लेकिन शियर में फोर्स कैसे था, टेंजेंशियल। तो यहां पे जो फोर्स है ये हमेशा ध्यान रखना, ये फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, नॉर्मल, और ये वाला फोर्स इसके अंदर कैसा रहेगा, हमेशा टेंजेंशियल, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेस आती है, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आती है टेंसाइल, सेकंड आती है आपके पास में कंप्रेसिव, और थर्ड आती है आपके पास में बेंडिंग। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कौन कौन सी आते हैं आपके पास में, भाई टेंसाइल के अंदर आपने क्या लगाया, खींच रहे थे ना किसी भी बॉडी को आप, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर इस तरीके से अगर फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होगी उस स्ट्रेस को अपन क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं यानी किसी चीज को दबा रहे हैं तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होगी उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एग्जांपल करो मैं इस तरफ से मैंने लगा दिया, इस तरफ से लगा दिया, इस तरफ से लगा दिया, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होगी दैट इज योर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस को शो करेंगे सिग्मा टी से, कंप्रेसिव स्ट्रेस को शो करेंगे सिग्मा सी से, और बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज योर
सिग्मा बी। ठीक है, सिग्मा आपके पास में है, टेंसाइल में टी, कंप्रेसिव में सी, दैट इज योर बेंडिंग बी। ठीक है, तो यहां पे अगर टेंसाइल की बात की जाए तो टेंसाइल के केस में क्या होगा, ये अपनी लंबाई को इंक्रीज करेगा। यानी मीन्स आपके पास में क्या है, जब भी आप किसी रबड़ को पकड़ के खींचते हो तो रबड़ को पकड़ के खींचने पर क्या होता है, वो अपनी लेंथ तो इंक्रीज कर लेता है, लेकिन बीच में से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। यानी डाया को क्या कर रहा है आपके पास में, वो कम कर रहा है। वही सेम केस, जैसे ही मैंने इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया तो ये अपनी लंबाई को तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अपने डाया को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमेशा साइन कन्वेंशन चलेगा वो हमेशा कैसे चलेगा आपके पास में, पॉजिटिव। यानी टेंसाइल स्ट्रेस आपकी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड अगर मैं बात करूं कंप्रेसिव के अंदर, कंप्रेसिव के अंदर क्या होगा कि आप इसको दबा रहे हो तो लेंथ तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और डाया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी अगर मैं इस चीज को दबाता हूं आपके पास में तो कंफर्म सी बात है, दबाने पे क्या होगा, लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बीच में से क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो डायमेंशन है यानी लंबाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा कैसी होती है आपके पास में, नेगेटिव। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जब अपन बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे इसके अंदर कि बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। यहां पे मैं बेसिक बात कर रहा हूं तो टेंसाइल का कन्वेंशन हमेशा, टेंसाइल का नेचर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। कंप्रेसिव का नेचर हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। जब भी आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस वगैरह के, तो वहां पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कब तो पॉजिटिव लेना है और कब हमें नेगेटिव लेना है। तो सिंपल सी कंडीशन है, खींच रहे हो तो पॉजिटिव और दबा रहे हो तो नेगेटिव की कंडीशन। ठीक है, तो ये तो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर बात की जाए शियर के अंदर तो देखो शियर दो टाइप की होती है, एक तो होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक होता है आपके पास में टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस को जो नोट किया जाता है वो किया जाता है ट्यो से। ठीक है, नॉर्मल जो है वो सारे किस में रहेंगे आपके पास में, सिग्मा के अंदर। शियर जो है वो किससे नोट करते हैं अपन, इसको ट्यो, इस सिंबल को बोलते हैं ट्यो। ठीक है, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था अभी, इस तरीके से एक बॉडी है आपके पास में, नीचे से आपने इसको फिक्स, जब भी इस तरीके का जो साइन सिंबल होता है वो हमेशा किसका होता है, फिक्स करने का। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस होगी वो कौन सी होगी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। लेकिन अगर आप किसी चीज को ऐंठ रहे हो, इस तरीके से ऐंठ रहे हो, तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगी, शियर स्ट्रेस, उसको अपन क्या बोल देंगे, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। आपने इस तरीके से एक ऐंठन फोर्स लगाया, कोई भी टॉर्क लगाया, टी लगा दिया, कोई भी टॉर्क आपने, ठीक है, तो उस केस में आपके पास कोई भी ऐंठन लगा दी, जैसे धोबी कपड़े को ऐंठता है ना, ठीक है, तो अगर आप ऐंठन लगा रहे हो तो उस केस में जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगी दैट इज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, थोड़ा चीजों को समझना, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या होगी, बीच में से टूट जाएगी। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं आपके पास में, ठीक है, तो ये चीजें तो मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको, एक बार ऊपर से साफ कर देता हूं इसको। अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हो, इस तरीके से मान लो आपके पास में कोई भी सर्कुलर रोड है, अगर आप इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी आपके पास में यहां से डैमेज हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगी। अब ये बीच में से टूटने के बाद आपके पास में इसके दो हिस्से बनेंगे, एक ये वाला हिस्सा इस तरीके से, तो डैमेज एरिया कौन सा के पास में, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको खींचता हूं, अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ता हूं आपके पास में और इसको सामने की तरफ लाके देखूंगा टूटने के बाद में, तो मुझे सामने वाले से कैसे दिखाई देगा, गोल। यानी जिस फेस के नॉर्मल मैंने ये फोर्स लगाया था उसी फेस के अलोंग वो क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए शियर के अंदर, तो शियर के अंदर क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं इस तरीके से, नीचे वाला हिस्सा फिक्स है, ये वाला हिस्सा फिक्स है, तो ये डैमेज किस तरीके से होगा, ये जो है आपके पास में यहां से डैमेज होगा, यानी ऊपर की स्लाइस अलग और नीचे की स्लाइस अलग। अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो कौन सा वाला एरिया दिखेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि शियर के अंदर डैमेज किस तरीके से होता है और नॉर्मल के अंदर डैमेज किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है आपके पास में, नॉर्मल स्ट्रेस, यानी टेंसाइल को हमेशा साइन में कौन सा लेके चलना है, पॉजिटिव। कंप्रेसिव को हमेशा क्या लेके चलना है आपके पास में, नेगेटिव। शियर के बारे में भी देखेंगे कि शियर कब पॉजिटिव आएगा और कब हमारे पास में नेगेटिव आएगा। ठीक है,
नाउ अब देखते हैं थोड़ा सा शियर स्ट्रेस के बारे में, यानी ट्यो के बारे में, कि शियर स्ट्रेस का साइन आपको कब पॉजिटिव लेके चलना है और कब नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो टेंसाइल होता है, टेंसाइल हमेशा किस में चलेगा आपके पास में, पॉजिटिव। कंप्रेसिव हमेशा किस में चलेगा आपके पास में, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, कभी भी न्यूमेरिकल आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही लेके चलना है। अब देखते हैं कि शियर कब मुझे पॉजिटिव लेके चलना है और कब मुझे नेगेटिव लेके चलना है। ये साइन कन्वेंशन जो है, जब अपन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के क्वेश्चंस करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब जाके बड़े कंफ्यूज करते हैं ये कि कब हम पॉजिटिव ले और कब हम नेगेटिव ले। तो यहाँ पे इस चीज को देखना एक बार, शियर के अंदर जो फोर्स हमेशा लगता है वो कैसा लगता है, टेंजेंशियल, यानी स्पर्शीय। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, एक बॉडी है मान लो आपके पास में, मैं दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, साइड में दो बॉडीज लेके चल रहा हूं आपके पास में। ये मान लो आपके पास में कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है आपके पास में, मैंने एक रेक्टेंगल कोई भी बॉडी मानी है आपके पास में। इस बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्सिस को दिखाना चाहूं, यानी अक्षों को दिखाना चाहूं, तो ये तो है आपका एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष आपके पास में, वाई अक्ष। एज इट इज अगर मैं बात करूं तो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब y के अंदर क्या होता है कि ऊपर वाला तो पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। x के अंदर अगर बात की जाए, राइट में दाईं तरफ जो है वो तो पॉजिटिव और बाईं तरफ जो है वो नेगेटिव। अगर इस एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो देखो, ये वाला फेस जो है दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड में, तो इस वाले फेस को अपन क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव। ये वाला पीछे वाला फेस जो है पीछे की तरफ है, यानी कौन सा है, नेगेटिव। ऊपर वाला वाई एक्सिस क्या होता है, ऊपर तो पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऊपर वाला फेस किस में हो गया, पॉजिटिव, नीचे वाला फेस किस में हो गया, नेगेटिव। एज इट इज मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज योर पॉजिटिव फेस, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज नेगेटिव। अब फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं आपके पास में, टेंजेंशियल होंगे लेकिन कैसे भी हो सकते हैं। अब देखो, इस वाले फेस के ऊपर अगर फोर्स लगता है मान लो इस तरीके से, और इस वाले फेस के ऊपर फोर्स लगता है मान लो इस तरीके से, तो चीजें समझना। अब आपका जो ये पॉजिटिव फेस है, ये इस वाले फोर्स के कारण कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, अगर नीचे आता तभी तो नेगेटिव होता। ठीक है, पॉजिटिव फेस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला जा रहा है। इस वाले फेस की अगर बात करें तो ये इसको कहां लेके जा रहा है, सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड साइड में लेके जा रहा है। और राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये भी कैसा रहेगा आपके पास में, पॉजिटिव। तो इस टाइप की कंडीशन जब भी हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो अगर सर से सर को मिलाया तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। अगर मैं बात करता हूं इसका जस्ट अपोजिट, अगर फोर्स को मैंने लगा दिया ऐसे, अब की बार मैंने क्या मिलाई है, पूंछ, सर मिलाया तो पॉजिटिव, पूंछ अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। अब इस नेगेटिव शियर स्ट्रेस के अंदर थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हमने बेसिकली बात किया कि यहां पे देखो, अब आपका पॉजिटिव फेस कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पे भी पॉजिटिव फेस कहां जा रहा है, पीछे की तरफ, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी अगर आपके पॉजिटिव फेस इन फोर्सेस के कारण नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो, तो नेगेटिव शियर स्ट्रेस। और अगर पॉजिटिव में ही रहे तो दैट इज योर पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तो ये होता है आपके पास में शियर स्ट्रेस साइन कन्वेंशन की, कब हमें पॉजिटिव लेना है और कब हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करने जाओ तो ये तो मैंने समझाया आपके पास में। आप ये कह सकते हो कि भाई पूंछ से सर मिला तो पॉजिटिव, और पूंछ से पूंछ मिली तो नेगेटिव। देखना कौन सा वाला फेस है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव फेस को हमेशा देखना है कि पॉजिटिव फेस पे सर मिल रहा है या पूंछ मिल रही है आपके पास में। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपके पास में साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस की। ठीक है, तो देखो तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का नेचर हमेशा कैसा होता है आपके पास में, पॉजिटिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है आपके पास में, हमेशा नेगेटिव। शियर के अंदर डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव फेस वाले के अंदर सर मिले तो पॉजिटिव और पूंछ मिले तो नेगेटिव, जैसा थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। अब ये तो हो गया हमारे पास में स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन लोडिंग के हिसाब से। अब दो कंडीशन और होती हैं आपके पास में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आप किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाओगे तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा आपके पास में, तो वो रेजिस्टेंस जितना भी है उसकी वैल्यू तो आपके पास में फिक्स रहेगी, लेकिन जो ये एरिया है ये डिपेंड करता है कि एरिया किस टाइम पर कितना है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सी कंडीशन ले लेता हूं, मान लो आपने एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
इस बॉडी को मैंने एज्यूम कर लिया कि यहां पर ये बॉडी इस टाइम पे क्या है, फिक्स है आपके पास में। इसके ऊपर अगर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ये बॉडी आपके पास में कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है आपने तो नेट फोर्स अब भी आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर रखा है। जितना आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है उतना ही ये रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। ठीक है, ये दीवार है उतना ही रेजिस्टेंस जनरेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में P का। ठीक है, तो ये फिक्स है आपके पास में, इसलिए भी किसमें ये नेट फोर्स इक्वल टू 0 यानी डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपके पास में, तो देखो अगर मैं बात करता हूं, मान लो इसकी लेंथ कितनी थी आपके पास में L, इसका जो इनिशियल एरिया था वो कितना था, मान लो आपके पास में A। ठीक है, आपने P न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई आपके पास में कितनी, डेल L, लेकिन जो एरिया था वो अब कितना रह गया आपके पास में, एज्यूम कर लेते हैं, मान लो आपके पास में A डैश। ठीक है, यहां पे आपके पास में क्या है कि पहले इसका एरिया था A, लंबाई थी L, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसने अपनी लंबाई में इंक्रीज किया डेल L, और एरिया डिक्रीज कितना किया आपके पास में, या एरिया डिक्रीज हो गया कितना रह गया, डेल L। यानी ये वाली डायमेंशन आपके पास में कितनी रह गई, ये वाली डायमेंशन रह गई आपके पास में A माइनस A डैश। ठीक है, यहां से इतने में से इतना माइनस कर दो तो ये बच जाएगा A माइनस A डैश। तो अब इस कंडीशन पे हमारी जो स्ट्रेस होती है उसको अपन दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहली जो होती है आपके पास में इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। सेकंड जो होती है आपके पास में वो होती है एक्चुअल स्ट्रेस। अब सिग्मा इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होती है वो क्या है आपके पास में, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, दैट इज सेम कि कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा, एज्यूम कर लिया मैंने P डैश। ठीक है, तो यहां पे दैट इज P डैश अपॉन में इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, यहां पर जो एरिया लिया जाता है वो हमेशा इनिशियल लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, लोड को बढ़ाते जाएंगे, लंबाई इंक्रीज होती जाएगी और डाया उतना ही कम होता जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना लोड आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जो आपके पास में बॉडी पहली कंडीशन में थी, जब आपने उसके ऊपर लोड नहीं लगाया था, उस टाइम पे जो एरिया था, अगर उस एरिया को लेके आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। यानी अगर मैं एरिया हमेशा कह रहा हूं कि एरिया बिफोर लोडिंग, अगर आप बिफोर लोडिंग के केस में अगर आप बात कर रहे हो कि एरिया, मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होना है क्या नहीं होना, मुझे ये पता है कि पहले मेरा एरिया कितना था, उस केस में अगर मैं डिनोट कर रहा हूं तो दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। यानी मैं सिंपल कहूं तो क्या हो जाएगा आपके पास में P डैश अपॉन में A। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए आपके पास में एक्चुअल स्ट्रेस के केस में कि एक्चुअल स्ट्रेस क्या है आपके पास में, तो एक्चुअल स्ट्रेस की कंडीशन क्या होती है कि भाई क्या हुआ आपके पास में कि एरिया बाद में कितना रह गया आपके पास में, उस वाली कंडीशन पे बात की जाए कि हाँ भाई पहले इतना था, उसके बाद में क्या कंडीशन रह गई, उस वाले केस में अगर बात की जाए, ये मैंने सिंपल कह दिया आपके पास में, इसको मैं सिंपल डिनोट कर देता हूं डेल A से, यानी ये डेल A। ठीक है, डेल A से कितना हमारे पास में डिक्रीजमेंट हुआ है जो भी है अपने पास में। तो एक्चुअल स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज सेम डिवाइडेड बाय एरिया आफ्टर लोडिंग। लोडिंग के बाद में एरिया कितना है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्ट्रेस निकल के आती है, एक्चुअल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा एक्चुअल। ठीक है, तो सिग्मा एक्चुअल के केस में अगर अपन बात करें तो सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, P डैश अपॉन में, अब एरिया आफ्टर लोडिंग कितना है, A डैश, या फिर मैं इसको A डैश को ये भी लिख सकता हूं, इस A डैश को मैं यहां पे इस तरीके से नोट कर देता हूं, दैट इज योर A डैश। A डैश इक्वल टू क्या है, A माइनस डेल A। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, A माइनस डेल A, दैट इज योर एक्चुअल स्ट्रेस। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देखते हैं आपके पास में, लोडिंग आपने कौन सी लगाई है, टेंसाइल लोडिंग। तो टेंसाइल लोडिंग के केस में अगर अपन बात करते हैं, अगर टेंसाइल लोडिंग के केस में अगर बात करते हैं तो देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर P डैश अपॉन में A,
एक्चुअल स्ट्रेस के अंदर क्या है, P डैश अपॉन में A माइनस डेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स दोनों पोजीशंस में आपका कांस्टेंट है, दोनों सेम है, बट यहाँ पे जो एरिया है इसकी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट हुआ है, माइनस हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस बेस पे अगर देखें कि बटे वाला मान अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, ज्यादा आएगी। तो यानी इन टेंसाइल कंडीशन सिग्मा एक्चुअल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा इंजीनियरिंग। ठीक है, कि एक्चुअल स्ट्रेस जो होती है वो हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होती है आपके पास में, ज्यादा होती है। रीजन आपके सामने है कि यहाँ पे आप केवल एरिया को डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे एरिया में से कुछ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, जितना वो कम हुआ है आपके पास में। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू आपके पास में कम हो रही है तो सिंपल सी कंडीशन है कि ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी सिग्मा एक्चुअल इज ग्रेटर देन सिग्मा इंजीनियरिंग। लेकिन अगर मैं सेकंड केस लेके चलूं आपके पास में, इन कंप्रेशन, इन कंप्रेसिव लोडिंग, ठीक है, अगर कंप्रेसिव लोडिंग के केस में अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो वही सेम कंडीशन है आपके पास में। अब कंप्रेसिव के केस में बस फोर्स हमें कैसा लगाना है, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या है आपके पास में, कंप्रेसिव फोर्स के अंदर मैंने वही सेम कंडीशन, एक आपने दीवार है कोई भी, इसके ऊपर एक बॉडी लगा दिया आपने और अब इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो इस तरीके से, दैट इज योर कंप्रेसिव। दबाने का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिव। वहां हम खींच रहे थे, यहाँ अपन दबा रहे। देखो प्रैक्टिकल होकर चलना है इस चीज को, जितना जैसा हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो अब इस केस में क्या होगा, लंबाई तो हो जाएगी कम, यानी ये बॉडी कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगी एज एग्जाम्पल। ठीक है, मैं केवल एक ही तरफ एरिया इंक्रीज करके चल रहा हूं ताकि कैलकुलेशन के अंदर इजी हो सके। मान लो वही सेम कंडीशन, इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, L, पहले इसका एरिया कितना था आपके पास में, A, अब इसका एरिया कितना इंक्रीज हो गया, दैट इज डेल A। तो टोटल एरिया आपके पास में कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया आपके पास में A प्लस डेल A। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा पास में, A प्लस डेल A। तो देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एरिया बिफोर लोडिंग। बिफोर लोडिंग, पहले लोडिंग से पहले इनिशियल कंडीशन में एरिया कितना था आपके पास में, A था। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आफ्टर लोडिंग। अब लोडिंग के आफ्टर आपके पास में जो एरिया हो गया है वो कितना हो गया है, एरिया जो है अब आपके पास में कितना हो गया, आपके पास में A प्लस डेल A। ठीक है, तो अब आपके पास में एरिया कितना, आपके पास में A प्लस डेल A। अब देखते हैं यहाँ पे ये अपॉन वाली जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे तो केवल A है, यहाँ पे A में कुछ जुड़ रहा है, जुड़ने की वजह से ये वाली वैल्यू तो क्या हो रही है, ज्यादा। और अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, बटे वाला मान अगर ज्यादा है तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, कम। यानी कंप्रेशन के केस में क्या होता है कि सिग्मा एक्चुअल जो होता है वो कम होता है किससे, सिग्मा इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो टेंसाइल के केस में एक्चुअल स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होती है। एक्चुअल और इंजीनियरिंग में अंतर केवल इतना सा है लोड अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा एरिया है उसके बेस पे डिपेंड होता है एक्चुअल और इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर एरिया कौन सा आएगा, बिफोर लोडिंग, इनिशियल कंडीशन। ये मार्कर है आपके पास में, इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं है। अगर इसी एरिया को अगर कैलकुलेट किया जाए दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में मोस्टली करते हैं, या अपन जो एकेडमी के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमेशा कौन सी कैलकुलेट करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लोड लगा रहा हूं, खींच रहा हूं इसको, तो पक्का ये पतला होगा। पतला होने के बाद में क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम हुए एरिया को मैं ले रहा हूं कि लोड लगाने के बाद में एरिया कितना बचा, उस एरिया को अगर मैं लेता हूं तो दैट इज योर एक्चुअल स्ट्रेस। नाम से ही क्लियर है, एक्चुअल कंडीशन में कैलकुलेट किया जाए तो एक्चुअल स्ट्रेस, आइडियल कंडीशन या इनिशियल कंडीशन में कैलकुलेट किया जाए तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस। टेंसाइल के केस में क्या होता है, एरिया आपके पास में कम होता है, इसलिए एक्चुअल हमेशा ज्यादा आएगा, इंजीनियरिंग हमेशा कम आएगा। लेकिन अगर बात की जाए कंप्रेसिव के केस में, तो कंप्रेसिव केस में एक्चुअल हमेशा कम आएगा, इंजीनियरिंग क्या आएगा, हमेशा ज्यादा। क्या कारण क्या है, एरिया के पास में इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आता है आपके पास में, जो पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन के रूप में, न्यूमेरिकल्स के रूप में बहुत आता है आपके पास में। रिलेशन बिटवीन सिग्मा एक्चुअल एंड सिग्मा इंजीनियरिंग। ठीक है, कि आपके पास में एक्चुअल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन की थोड़ी सी अपन बात करेंगे अब अपन यहाँ पे। तो सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू होता है आपके पास में सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है आपके पास में
मैं लिख देता हूं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इस चीज को। एप्सिलॉन जो है आपके पास में, ये क्या आपके पास में स्ट्रेन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, विकृति। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस, तो प्लस तो कब करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टेंसाइल का नेचर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो प्लस तो करना है आपके पास में किसके लिए, टेंसाइल। अगर टेंसाइल स्ट्रेस आप लेके चल रहे हो तो हमेशा कौन सा साइन काम में लेना है, प्लस साइन। और माइनस साइन कब काम में लेना है, माइनस साइन काम में लेना है आपको कंप्रेसिव के लिए। तो इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास में एक्चुअल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस की आपको कभी भी वैल्यू दे दी जाएंगी इनिशियल वाली, तो वहां से आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है और उससे कभी कभी आपसे एक्चुअल स्ट्रेस निकलवा लेगा। तो आप इस सिंपल फॉर्मूले को रख के निकाल सकते हो कि सिग्मा एक्चुअल इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, प्लस हमेशा किसके लिए है, टेंशन के लिए, माइनस किसके लिए आपके पास में, कंप्रेसिव के लिए, क्योंकि टेंसाइल का नेचर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। कंप्रेसिव का नेचर हमेशा कैसा होता है आपके पास में, नेगेटिव। ठीक है, तो इस बेस पे डिफाइन किया जाता है आपके पास में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस। पोज करना स्टार्ट कर देगा। तो अब अपन टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास में कौन सा है, स्ट्रेन यानी विकृति आपके पास में। थोड़ी देर पहले अपने जो थोड़ी लास्ट क्लास में अपने जो पढ़ा था वो था आपके पास में स्ट्रेस, अब स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेन के बारे में। तो वही सेम कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं आपके पास में कि एक बॉडी है जिसको आपने एक तरफ से फिक्स कर दिया है, इसकी लंबाई है आपके पास में L, इसके ऊपर आपने एक टेंसाइल फोर्स लगाया, इसको आप खींच रहे हो पकड़ के, तो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेंथ इंक्रीज का मतलब क्या, के पास है मान लो इसके अंदर डेल एल। वही सेम कंडीशन, अगर मान लो इसका पहले जो एरिया था या जो पहले इसका जो डायमीटर था वो मान लिया मैंने इसका आपके पास में डी, बाद में जो डायमीटर आ गया आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में जो डायमीटर आपके पास में चेंज हुआ है ये मैंने बोल दिया डेल डी। ठीक है, यानी रिमेनिंग डायमीटर यानी बचा हुआ डायमीटर कितना हो गया, डी माइनस डेल डी। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होती है वो क्या है आपके पास में, स्ट्रेन है आपके पास में चेंज इन डायमेंशन, यानी कोई सी भी डायमेंशन में जो चेंज होगा आपके पास में, चेंज इन डायमेंशन या शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन और शेप। ठीक है, कि भाई आपने कोई भी फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण कितना चेंज हुआ और पहले कितना था, इन दोनों का जो अनुपात होता है या इन दोनों का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, स्ट्रेन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं लंबाई के अंदर बात करूं तो लंबाई के केस में क्या हो जाएगा आपके पास में, भाई चेंज कितना था आपके पास में इन लेंथ। अगर मैं बात करता हूं आपके पास में इन लेंथ, ठीक है, आपके पास में चेंज कितना था, चेंज हुआ आपके पास में कितना, डेल एल। पहले लंबाई कितनी थी, एल, फोर्स लगाने के कारण, पी फोर्स लगाने के कारण कितना इंक्रीज हो गया आपके पास में, डेल एल। तो डेल एल अपॉन में एल जो होगा आपके पास में, ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेन। अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ डाया, अगर मैं डायमीटर के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो डायमीटर के केस में क्या हो जाएगा आपके पास में कि भाई पहले डायमीटर कितना था, डी, चेंज कितना हुआ है, कम कितना हुआ है, डेल डी। यानी यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं बात करता हूं फोर्स जो है आपका टेंसाइल है, यानी फोर्स कौन सी डायमेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लंबाई को। ठीक है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन के अंदर, उस दिशा में कौन सी डायमेंशन बढ़ रही है, लंबाई। और डायमीटर जो है वो फोर्स की डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन को ध्यान रखना, स्ट्रेन को अपन नोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इस केस में, लंबाई के केस में अगर बात की जाए या फोर्स की डायरेक्शन में अगर बात की जाए, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो कौन सी होती है आपके पास में, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। और फोर्स के परपेंडिकुलर में जो होती है वो होती है आपके पास में कौन सी, लेटरल, दैट इज डेल डी अपॉन में डी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, स्ट्रेन की जो कंडीशन है, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन डायमेंशन या शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, कि चेंज कितना हुआ और पहले क्या था, उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या आपके पास में, स्ट्रेन। स्ट्रेन के अंदर आप क्या चीज डिवाइड कर रहे हो, फोर्स मैंने लगाया पी अपने टेंसाइल कंडीशन में, इसकी डायरेक्शन में लंबाई कितनी इंक्रीज हुई, डायरेक्शन कौन सी है, पी, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन निकल रहा है, डेल एल। तो डेल एल अपॉन में एल करेंगे तो क्या आएगी मेरे पास में, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। और अगर मैं डेल डी अपॉन में डी करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगी, लेटरल स्ट्रेन। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो स्ट्रेन को अपन बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहली कौन सी आपके पास में, लॉन्गिट्यूडाइनल,
लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। दूसरी कौन सी आपके पास में, लैटरल। और तीसरी कौन सी आपके पास में, शेयर। ठीक है, शेयर को अपन इवन शेयर में देख लेंगे थोड़ी देर बाद में। तो लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, इसको अपन नोट करते हैं आपके पास में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडाइनल, एप्सिलॉन लैटरल, और ये जो होता है शेयर के अंदर होता है आपके पास में कौन सा, फाई। ठीक है, फाई के सिंबल से नोट किया जाएगा आपके पास में शेयर। तो लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन अपन ने बात कर ली, ये नॉर्मल के लिए दैट इज योर डेल एल अपॉन में एल। लैटरल स्ट्रेन जो है दैट इज योर डेल डी अपॉन में डी। ठीक है, ये हो गई आपके पास में लॉन्गिट्यूडाइनल और लैटरल स्ट्रेन। शेयर के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी अपन नॉर्मल कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा इसके यूनिट्स के बारे में और बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी आपके पास में। तो देखो आपके पास में क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मैं सिंपल कह देता हूं, एप्सिलॉन क्या है, दैट इज योर डेल एल अपॉन में एल। सिंपल मैंने एक कंडीशन ली है कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट के बारे में बात की जाए तो चेंज इन लेंथ इज आल्सो मीटर, ओरिजिनल लेंथ भी किस में, मीटर में। तो ये क्या होगा आपके पास में, यूनिट लेस। और अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात की जाए कि इसकी डायमेंशन क्या है आपके पास में, तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास में इसका, m0 l0 t0, क्योंकि ये क्या आपके पास में यूनिट लेस, कोई चीज है ही नहीं, ना m है ना l है ना t है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0, यानी आप कह सकते हो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होता है आपके पास में यूनिट लेस होता है और कैसा होता है आपके पास में, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तीन टाइप से होता है आपके पास में, लॉन्गिट्यूडाइनल, लैटरल और शेयर। लॉन्गिट्यूडाइनल के अंदर आपके पास में फोर्स की डायरेक्शन में देखना है, यानी डेल एल अपॉन में एल। लैटरल की में क्या जाएगा, डेल चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज योर लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर स्ट्रेन के बारे में कि शेयर स्ट्रेन क्या है आपके पास में। कि स्ट्रेन आपने तीन टाइप से देखी आपके पास में, वही सेम कंडीशन, लॉन्गिट्यूडाइनल, लैटरल जो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा लैटरल के बारे में, सॉरी शेयर स्ट्रेन के बारे में, यानी शेयर स्ट्रेन दैट इज योर फाई। तो शेयर स्ट्रेन के बारे में बात करें, वही एक ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने जिसके ऊपर आप कोई भी टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, कोई भी स्पर्शीय बल लगा रहे हो। तो ये आपने पास में एक बॉडी एज्यूम कर ली मैंने, इस बॉडी के ऊपर आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस तरीके से। तो इस टेंजेंशियल फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी कुछ आपकी इस तरीके से मूव होगी, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास में, डिफॉर्म हो जाएगी, यानी इस तरीके की कंडीशन में आ जाएगी आपके पास में ये बॉडी, इस टाइप की कंडीशन में आ जाएगा आपके पास में। ये वाला हिस्सा तो फिक्स है, इस वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। जितना एंगल ये टिल्ट होगा उस एंगल को अपन बोलते हैं दैट इज योर शेयर स्ट्रेन। ये जो एंगल है यही एंगल क्या होता है आपके पास में, शेयर स्ट्रेन, यानी कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन इसके अंदर होता है उसी को अपन ने क्या बोल दिया आपका, शेयर स्ट्रेन। मैं इसको एक एज्यूम कर लेता हूं दैट इज बॉडी इज ए बी सी डी। आफ्टर डिफॉर्मेशन ये वाले पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया ए डैश, इसको एज्यूम कर लिया बी डैश। इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो कितनी थी आपके पास में, एज्यूम कर रहे हैं, सॉरी ये आपके पास में जो इंक्रीज हुआ है आपके पास में, इसकी जो ये वाला साइज है, ये वाला साइज मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो आपके पास में एल। ठीक है, कोई भी हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके पास में इसका। ठीक है, अब आप चाहे कोई सा भी ट्रायंगल लो, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आपके पास में ये होगा। अब आप चाहे कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो इसके अंदर, दैट इज मान लो आप कहते हो बी बी डैश सी, इन ट्रायंगल बी बी डैश सी। अगर मैं आपसे बात करता हूं इन ट्रायंगल बी बी डैश सी, अगर मैं tan फाई का मान निकालना चाहूं तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ भी कितनी आपके पास में, एल। तो tan फाई क्या हो जाएगा आपके पास में, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा, लंब यानी परपेंडिकुलर बी बी डैश, बेस क्या आपके पास में एल, तो क्या हो जाएगा बी बी डैश अपॉन में एल। ठीक है, एक छोटी चीज, इफ फाई इज वेरी स्मॉल, अगर आपका फाई जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो, अगर फाई इज वेरी स्मॉल, अगर फाई आपके पास में बहुत छोटा होता है तो उस केस में tan फाई जो होता है वो भी फाई के बराबर होता है।
ठीक है। जैसे सिंपल सी बात करें, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, तो यानी आपके पास में क्या है, जितना आपके पास में tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, जितना आपका फाई है उतना ही आपका क्या है वैल्यू है, ठीक है। यानी फाई बहुत छोटा होता है तो हम ये कह देते हैं कि tan फाई भी फाई के बराबर ही है, ठीक है। तो यानी यहां से अगर मैं बात करना चाहूं तो इस केस में क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या हो गया बी बी डैश अपॉन में एल। अगर इस वाले ट्राइंगल के लिए बात की जाती है तो क्या हो जाता ए ए डैश अपॉन में एल, दैट इज योर शियरिंग कंडीशन, यानी शियर स्ट्रेस, ठीक, शियर स्ट्रेन सॉरी, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन क्लियर हो गया आपके पास में। तो अपन ने 3 टाइप की स्ट्रेन पढ़ी, पहली कौन सी थी लॉन्गिट्यूडाइनल, दैट इज डेल एल अपॉन में एल। सेकंड कौन सी थी आपके पास में लेटरल, दैट इज डेल डी अपॉन में डी। और तीसरी कौन सी कंडीशन आपके पास में शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन क्या है कि कितना आपके पास में डिफॉर्म हुआ है, कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन है, दैट इज योर शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास में किसकी, शियर स्ट्रेन की, ओके।